हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में मैंने सीडीपी के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिया है जिनसे सीटेट के एग्जाम में हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो यहाँ से सीटेट के एग्जाम में कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विकास यानी बाल विकास, बच्चे का विकास कैसे होता है। जीन प्याजे जी से संबंधित प्रश्न, जीन प्याजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था जीन प्याजे जी ने बताई है? 4 अवस्था बताई है। और जीन प्याजे जी से हर बार सीटेट के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। 1 से 2 प्रश्न आपके बाल विकास में पूछे जाते हैं और एक प्रश्न जो है आपका लैंग्वेज में पूछा जाता है। वाइगोस्की जी से भी 1 से 2 प्रश्न सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इनसे भी सीटेट के एग्जाम में 1 प्रश्न पूछा जाता है। वाइगोस्की जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बच्चे जो है समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। हावर्ड गार्डनर जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। और सीटेट के एग्जाम में हावर्ड गार्डनर या फिर बुद्धि से हर बार 1 प्रश्न पूछा जाता है। आकलन से भी कई बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। चिंतन, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा, समस्या समाधान, अधिगम विकार, ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिया है। बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन प्याजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन प्याजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मैंने आपको जीन प्याजे टॉपिक अलग से पढ़ाया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। इन्होंने कितनी अवस्था बताई है संज्ञानात्मक विकास की? तो 4 अवस्था बताई हैं। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इन्होंने कुछ शब्दावली भी दी है जैसे समायोजन और समावेशन। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, समावेशन, मान लीजिए आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, आप उस इंफॉर्मेशन में से पता करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जो गलत है आप उसको सही करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे, तो ये आपका समावेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे किसी ने आपको कह दिया कि हिंदी से जो है 40 प्रश्न पूछा जाता है, तब आप कहेंगे नहीं, हिंदी से भी कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 30 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आपको जो इंफॉर्मेशन मिली आपने उसमें क्या किया? संशोधन किया। तो इसी को कहते हैं समावेशन। अब आप मान लीजिए कि सीटेट एग्जाम पास करने के लिए आपने अपने माइंड में एक प्लान बनाया है
या सूचना एकत्रित किया है कि हाँ मैं सीडीपी में इतने नंबर लाऊंगा, मैथ में इतने लाऊंगा, ईवीएस में इतने लाऊंगा, ऐसे ही करके आपने प्लान बना रखा है अपने माइंड में। आगे चल के आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके आधार पे आपने जो माइंड में प्लान बनाया है उसमें कुछ संशोधन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, समायोजन। यानी अगर आपने नई इंफॉर्मेशन के आधार पे आपके मस्तिष्क में जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसमें संशोधन करते हैं तो वो आपका समायोजन कहलाता है। और आपको जो नई इंफॉर्मेशन मिली उसी समय उसमें कोई संशोधन करते हैं तो वो आपका समावेशन कहलाता है। आई होप कि आपको समायोजन और समावेशन दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ये शब्दावली जो है इसके लिए अलग से वीडियो बना के फिर से समझा दूंगी। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि जब बच्चे नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचना और स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। स्कीमा मतलब क्या होता है कि सूचनाओं का संग्रह, जो सूचना उसके मस्तिष्क में पहले से है उसमें वो अपनी नई इंफॉर्मेशन के आधार पे संशोधन कर रहा है तो क्या कहलाएगा, समायोजन। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है, तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत कहता है कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। कहाँ से शुरू होता है, सिर से, और कहाँ तक जाता है, पैर तक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। विकास जो है वो अनिरंतर होता है, नहीं, विकास आपका निरंतर होता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। विकास केंद्र से बाह्य तरफ बढ़ता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है, बाकी आपका गलत है क्योंकि विकास जो है शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य। लेवाइगोस्की इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बच्चे जो है वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। किससे अंतःक्रिया करके सीखते हैं, समाज से। व्यक्तिगत वाक्य क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए कि लेवाइगोस्की जो है ये भाषा को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। किसे, भाषा को। इन्होंने 3 प्रकार की भाषा बताई है। कौन कौन सी, व्यक्तिगत वाक्य, ये आपकी दूसरी प्रकार की स्पीच है। फर्स्ट क्या है, तो सोशल स्पीच जिसे सामाजिक वाक्य कहते हैं। और तीसरा क्या है, इनर स्पीच जिसे आत्म वाक्य कहते हैं। इनर स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, आत्म वाक्य। व्यक्तिगत वाक्य में बच्चा जो है खुद से ही बातें करता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अकेले खेलते रहते हैं फिर भी वो कुछ ना कुछ खुद से ही बात करते रहते हैं, उसी को कहते हैं व्यक्तिगत वाक्य। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे ये छोटा बच्चा है, अब मान लीजिए ये कोई गाड़ी लेके चला रहा, खेल रहा है। अब ये कहेगा देखो मेरी गाड़ी जा रही है, मेरी गाड़ी इधर गिर गई, मेरी गाड़ी यहाँ गई, मेरी गाड़ी वहां गई। अकेले खेल रहा है लेकिन फिर भी बोल रहा है कि मेरी गाड़ी यहाँ गई वहां गई। इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वाक्य। तो व्यक्तिगत वाक्य बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है कहलाती है। अब मान लीजिए कि आपको कोई समस्या दे दी गई है, आपको इसका सलूशन नहीं पता है, लेकिन आप अनुमान लगाते हैं और इसी अनुमान पे वर्क करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अनुमानी सोच कहलाएगा। इसे इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक कहते हैं। आपकी हिंदी के पेपर में भी ह्यूरिस्टिक लिख के आ जाता है, तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? तो कलन विधि में जो है चरण दर चरण का अनुसरण किया जाता है समस्या का समाधान निकालने में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है? देखिए, जीन प्याजे जी ने कितनी अवस्था बताई है संज्ञानात्मक विकास की? 4 अवस्था। पहली अवस्था है आपकी संवेदी कामक अवस्था, इसी को इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चा जो है आँख, नाक, मुंह से चीजों को सीखता है। और किस तरह सीखता है? अनुकरण करके। तो ये कीवर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने जब आपको जीन प्याजे पढ़ाया था तब कीवर्ड भी बताया था, तो आप लोग उस वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरी अवस्था है, इसी को प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये आपकी चौथी अवस्था है। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है कल्पना करने लगता है। तो क्वेश्चन में जब भी आपको कल्पना कीवर्ड दिखे तो आप क्या लगाएंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में वर्गीकरण का गुण जो है आ जाता है और इस अवस्था में बच्चे चिंतन करने लगते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वर्गीकरण नहीं कर पाता है, यानी चीजों में डिफरेंट नहीं कर पाता है। संवेदी गामक अवस्था मैंने आपको बता दिया है। इसका समय जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संवेदी गामक अवस्था जो है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की होती है। अगर क्वेश्चन में आपका 12 वर्ष दिया हो तो आप लोग 12 वर्ष भी लगा सकते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम किस चरण में होती है? संवेदी गामक अवस्था। इसमें बच्चा जो है अपनी अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाता है। लॉरेंस कोहल वर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहल वर्ग ने दिया है। इन्होंने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। हर स्तर के 2-2 चरण बताए हैं। तो कुल कितने चरण हैं? 6। स्तर कितने हैं? 3।
नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए इन्होंने परिकल्पित परिस्थितियों का उपयोग किया, यानी इन्होंने जो है बच्चों और वयस्कों को काल्पनिक स्थितियां बताई और उसके आधार पे उन्होंने पूछा कि तुम इस स्थिति में क्या करोगे। फिर उन्होंने इसी तरह लगभग 20 वर्षों तक रिसर्च किया। उसके बाद इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने जितने भी प्रयोग किए वो लड़कों पे किए, इन्होंने लड़कियों पे प्रयोग नहीं किए, इसीलिए इनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है? नहीं, केवल देखिए, केवल आपका निगेटिव शब्द है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में भी केवल है जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है, मैंने आपको कई बार बताया है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो ये क्वेश्चन जिसे भी नेगेटिव टैग वर्ड पता था वो आसानी से ऑप्शन नंबर 3 समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन आपका पॉजिटिव है और आपका सतत एवं व्यापक आकलन भी पॉजिटिव है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 दृढ़ आवेगशीलता, इसमें बच्चे के विचार जो है बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पे अभिसारी चिंतन जो है ये निगेटिव है। अभिसारी चिंतन मतलब एक ही हल हो जिसका, और पॉजिटिव क्या होता है? अपसारी चिंतन आपका पॉजिटिव होता है, यानी किसी एक समस्या के कई सारे हल क्या कहलाते हैं? आपके अपसारी चिंतन, जो कि पॉजिटिव है। प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, ये भी निगेटिव है। कार्यात्मक स्थिरता निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए। अनुरूपात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन आपका पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना। देखिए, आकलन जो है अंकों के लिए नहीं किया जाता, ना ग्रेड के लिए किया जाता है, ना ही बच्चे सफल हुए या असफल हुए इसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 जो है ये गलत हो गए आपके। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत आपका निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये गलत हो गया। रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा देना, ये भी निगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया। अगम्य इमारती ढांचा, अगम्य मतलब कठोर, कठोर शब्द क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी आपका गलत हो गया। विविधता को स्वीकृति, ये आपको पॉजिटिव है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए, समावेशी शिक्षा में समान और विशिष्ट हर प्रकार के छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? बहिष्करण की बात की जा रही है, यानी क्वेश्चन आपका कैसा है? निगेटिव है। तो कौन सा आंसर सही होगा? जो ऑप्शन आपका निगेटिव होगा। तो अपसारी चिंतन पॉजिटिव है, केंद्रित ध्यान ये भी पॉजिटिव है, सदृश्य मूलक चिंतन ये भी पॉजिटिव है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। कार्यात्मक स्थिरता जो है ये निगेटिव टैग वर्ड है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका निगेटिव रहेगा तो निगेटिव वाला आंसर आपका सही होगा।
कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं और हर स्तर के 2-2 चरण भी इन्होंने बताया है। यानी कुल कितने चरण हो गए? तो 6 चरण हो गए। कितने चरण? 6 चरण। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाऊंगी, तो वहां पे अच्छे से इनके सभी चरण के बारे में बताऊंगी। अभी आप ये जान लीजिए कि बच्चा जो है पहले स्तर में नैतिकता से, सजा से बचने के लिए या फिर आज्ञा का पालन करने के लिए दिखाता है। दूसरे स्तर में वो समाज के बनाए हुए नियम का पालन करता है और तीसरे स्तर में ये क्या करता है? खुद के नियम बनाता है। या अगर उसे कोई चीज़ गलत लगती है तो वो समाज के नियम के खिलाफ भी जाता है, उसका विरोध भी करता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है? अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, यानी समाज के बनाए हुए नियम का पालन कर रहा है। तो कौन सा स्तर हो जाएगा? परंपरागत स्तर। ये आपकी दूसरी स्तर है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। पूर्व परंपरागत स्तर में व्यक्ति जो है नैतिकता सिर्फ आज्ञा का पालन करने के लिए या फिर सजा से बचने के लिए दिखाता है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। संयोगात्मक अधिगम, क्रियाप्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। देखिए, बच्चा जब निष्क्रिय होगा तो वो अधिगम इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, ये गलत है। और निष्क्रिय आपको पता है निगेटिव टैग वर्ड है, और रटंत, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर जी ने दिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेवाइगोस्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार बच्चे जो है समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो उन्हें संयोगात्मक अधिगम की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हावर्ड गार्डनर द्वारा दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। हावर्ड गार्डनर जी ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बुद्धि जो है 8 प्रकार की होती है मुख्यतः, और अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। यहाँ पे देखिए केवल शब्द आ गए, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। सभी लोग दुनिया को सामान्य रूप से दुनिया समझते और संसाधित करते हैं, तो ये भी गलत है। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, नहीं। इन्होंने कहा है कि बुद्धि के कई आयाम होते हैं। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में रिक्त स्थान विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभिसारी सोच, ये निगेटिव है। प्रकार्यात्मक स्थिरता, ये भी निगेटिव है। अनुक्रिया समुच्चय, ये भी निगेटिव है। अपसारी सोच आपका पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो जब कोई चीज़ आपके सामने ना हो, आप उसे चिन्ह के द्वारा दर्शा के कोई काम करते हैं, तो उससे लाक्षणिक प्रकारता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। समावेश, प्रतिवर्ती
स्व संरक्षण ये गलत है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? जब मैंने आपको लेवाइगोस्की जी का सिद्धांत बताया था तो उसमें कुछ कीवर्ड बताए थे, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, पार, ढांचा, आलंबन, मचान, ये सभी कीवर्ड जो है किनसे संबंधित है? लेवाइगोस्की जी से। तो यहाँ पे सांस्कृतिक कीवर्ड आया है तो ये किससे संबंधित हो गया? लेवाइगोस्की जी से संबंधित है। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणात्मक, ये तो गलत हो गया। व्यवहारवाद, लेवाइगोस्की जो है वो रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, तो ऑप्शन सेकंड भी आपका गलत हो गया। नैतिकवाद, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, तो ये भी आपका गलत हो गया। सामाजिक संरचनावाद, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है, क्योंकि लेवाइगोस्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए। तो आपको कक्षा में जो है चर्चा और बहस कराना है, इसको टालना नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। रटकर याद करना निगेटिव टैग वर्ड है। सहयोगात्मक कार्य आपको देना है, यहाँ पे बचा जाए बात की जा रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, ये पॉजिटिव है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को चिंतन का समय दीजिए।